हेलो, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए? ओके, लेट अस स्टार्ट first topic of real analysis. And the name of the topic is, what is the name? That is sequence. Or you can say that real sequences. So the first question arises in students' mind that, sir, why we are studying this concept? मतलब ये कितना जरूरी है? नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। Why we are studying sequences in real analysis? ये सवाल बच्चों के मन में आना चाहिए कि what is the importance of this concept? See, actual our target is series, जो इसके बाद का चैप्टर रहेगा, और हमें एनालिसिस करना है सीरीज का। और सीरीज का एनालिसिस तब तक पूरा नहीं होता या उसको हम कर ही नहीं सकते बिना सीक्वेंस के एनालिसिस के। दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस ऑफ सीरीज वी हैव टू लर्न एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस। अब अगला सवाल आएगा कि तो सर सीरीज भी तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स में? व्हाई वी आर स्टडिंग सीरीज? देखो, सीरीज जो है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, उनका अगर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बाय न्यूमेरिकल मेथड से आपको निकालना होगा तो दैट सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, और उसको बोलते हैं सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना ही क्यों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। व्हाट सपोज वी आर कंसिडरिंग अ सर्कल विथ रेडियस आर। तो सर्कल का रेडियस अगर आर है तो व्हाट विल बी इट्स सरकमफरेंस? टेल मी, क्या होगा सरकमफरेंस? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे यू नो दैट, हाई स्कूल से आपको फॉर्मूला पता है कि सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 पाई टाइम्स इट्स रेडियस, दैट इज 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर ये है सरकमफरेंस का रेडियस, सॉरी सर्कल का सरकमफरेंस, है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए सर्कल के जगह, इंस्टेड ऑफ सर्कल, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है पता है? दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स तो पता ही होगा, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये तो इलिप्स कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है इलिप्स। दिस इज द मेजर एक्सिस, इसका लेंथ ए रहेगा इधर का, ये बी रहेगा, और जब ये ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो दैट इलिप्स विल बी कन्वर्ट इनटू सर्कल। ठीक है, अब ये इलिप्स है। जैसा आपने सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर बोला, वैसा अब मुझे इस इलिप्स का सरकमफरेंस निकालना है ना। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। How to get the circumference of ellipse whose equation is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1? तो इसका सरकमफरेंस हमको मैथमेटिकली निकालना पड़ता है, उसमें इलिप्टिकल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, और इलिप्टिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सीरीज ही काम आती है। वी विल गेट approximate solution of that integral by using series solution. That's why series जो है वो हर कंसेप्ट में आपको इंपॉर्टेंस उसका होता है। That's why we have to study, है ना। तो वो आपको ये पता है, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है जिसको आप बचपन से जानते हो, दैट इज एम सी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू square of c, and c is the
velocity of light, and that is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये एनर्जी का फेमस, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन. लेकिन इस रिलेटिविटी में आप इस फॉर्मूले को जब डिराइव करोगे तो ये तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है व्हेन द पार्टिकल इज हैविंग वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन ने जो बताया था उसमें जो मोशन होती है उसमें पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नॉर्मल रहता है. इट इज़ नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो उस केस में क्या होता है, जब आपका ये इक्वेशन, ये c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसको अगर आप रिप्लेस करोगे नॉर्मल, जैसा कि अर्थ की मोशन है, अर्थ की वेलोसिटी हम लेते हैं, तो ये रिलेटिविटी का मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, देन आइंस्टाइन ने खुद यूज किया था सीरीज का. अब उसके डिटेल में जाना नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है. हर फंक्शन, जैसा टेलर सीरीज एक्सपांशन है, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपांशन है, कि किसी भी फंक्शन को आप, जैसा e रेज़ टू x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, you can write this as a 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on. This is the infinite series. तो हर फंक्शन मैक्लॉरेन सीरीज से यू कैन कन्वर्ट इनटू सीरीज, और सीरीज का फिर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है. और सीरीज का एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब हमारे पास सीक्वेंस का नॉलेज हो. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग सीक्वेंसेस फर्स्ट. उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट यूजिंग द नॉलेज ऑफ दैट एनालिसिस ऑफ द सीक्वेंस वी विल एनालाइज सीरीज. और फिर डिफरेंट टाइप के सीरीज देखेंगे हम, फिर उसके जितने भी कंसेप्ट है वो देखेंगे. ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी फिलहाल सीक्वेंसेस की. तो सीक्वेंसेस और सीक्वेंस इज द जनरल वर्ड. तो जनरल वर्ड में सीक्वेंस क्या होता है पहले मैं बता देता हूं, एंड आफ्टर दैट वी विल सी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारा टारगेट रहेगा. ठीक है, अब सीक्वेंस में क्या होता है, देखिए कि मान लीजिए अब एक क्यू है, किसी ट्रेन की टिकट लेना है, ट्रेन की विंडो है टिकट की, और वहाँ क्यू लगी हुई है. तो उसमें पहले पोजीशन पे एक इंसान खड़ा रहेगा, सेकंड पोजीशन पे एक रहेगा, थर्ड पोजीशन पे एक रहेगा, फोर्थ पोजीशन पे एक रहेगा, वो लंबी लाइन रहेगी. तो दैट इज अ सीक्वेंस. तो सीक्वेंस में दो कंसेप्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट या उसको वैल्यू बोलिए अगर आप रियल नंबर लेते हो, और उसकी ऑर्डर. तो ऑर्डर मतलब पहले पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है. जैसे कि हमारे सेमेस्टर का जब रिजल्ट लग जाता है तो उसकी मेरिट लिस्ट आती है. समझो 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 100 स्टूडेंट्स पास हो गए, तो उनका मेरिट लिस्ट आएगा, और मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन किसका है, सेकंड पोजीशन किसका है, थर्ड किसका है, फोर्थ किसका है. तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दीज आर दी पोजीशंस. वी कैन से दैट इट इज ऑर्डर. और वो फर्स्ट पोजीशन पे नाम किसी का भी हो सकता है. दैट इज द ऑब्जेक्ट विच इज होल्डिंग दैट पोजीशन. तो सीक्वेंस में हमें दो चीजों का नॉलेज मिलता है कि पोजीशन कौन सी है और उस पोजीशन पे कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, या नंबर कौन है, या वैल्यू कौन है. तो सीक्वेंस इज बेसिकली the logical information about the concept which is having objects or values as well as order of those objects. अब जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी या कोई भी ईयर का कोई भी आप मंथ ले लीजिए, हर महीने की तारीख 1 से शुरू होती है. 1, 2, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ऑफ द मंथ, जो भी मंथ रहेगा. अब फर्स्ट डे है मतलब उसकी ऑर्डर है कि ये पहला दिन है मंथ का, लेकिन वो दिन कौन सा है, वो मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है. दैट इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें मंथ
जो हमारा कोई भी ईयर का मंथ लेंगे आप, तो दैट इज ऑल्सो सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट में किसका अरेंजमेंट कर रहे हो आप? ऑब्जेक्ट्स का कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे रहेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस इन जनरल, है ना, इन जनरल। अब मैथमेटिकल सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आप जो ऑब्जेक्ट लेने वाले थे, जैसा यहाँ मंथ में आपने डेज लिए थे, है ना, मेरिट लिस्ट में आपने स्टूडेंट्स के नाम लिए थे। तो मैथमेटिक्स में रियल सीक्वेंसेस में आपको लेने होते हैं रियल नंबर्स। तो पहले पोजीशन पे कौन सा रियल नंबर है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा रियल नंबर है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा रियल नंबर है, दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स विद ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस लिखा कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, कॉमा, सेकंड पोजीशन पे 1/2 है, थर्ड पोजीशन पे 1/3 है, फोर्थ पोजीशन पे 1/4 है, एंड ये डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट देने का, ज़्यादा नहीं देने का। 3 डॉट का एक स्पेसिफिकेशन होता है, एक मीनिंग होता है कि वो 3 डॉट इंडिकेट करते कि दिस इज गोइंग ऑन अप टू इंफिनिटी। तो कितने टर्म्स है? ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे एक रियल नंबर आया जो है 1/2। तो 1/2 इज द ऑब्जेक्ट और वैल्यू, एंड द पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू इन दैट सीक्वेंस इज सेकंड। तो इसलिए हमको यहां पता चलता है कि ऑर्डर भी क्या है एंड वैल्यूज भी क्या है। तो अब ये देखिए, ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको हम डिनोट करेंगे A1 से, सफिक्स 1, मतलब ये पोजीशन बताता है, और ये A1 इज इक्वल टू 1। तो A1 वैल्यू है, और ये 1 दर्शाता है कि ये सीक्वेंस की कौन सी पोजीशन की वैल्यू है। तो A2 ये हो जाएगा 1/2, A3, फिर ये A4, लाइक दिस। आप ऐसे बढ़ते जाओगे और आगे nth टर्म इन जनरल हो जाएगी AN, उसके आएगा AN+1 अगली टर्म, और उसके आगे ये फिर बढ़ेगा अप टू इंफिनिटी। तो नोटेशन क्लियर हो गया कि सीक्वेंस का जनरल टर्म हम जब दिखाते हैं तो आप AN से दिखा सकते हो, AN मतलब nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस, BN, CN, SN, ये सारे जो है आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, और वो सफिक्स जो होता है वो उसकी पोजीशन बताता है, और वो टोटल जो होता है वो वहाँ की वैल्यू होती है कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर प्रेजेंट है। तो दैट इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है? तो करना ये है कि इसका अब एनालिसिस के हिसाब से हमें पढ़ना होगा, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे हम। तो देखिए, आप अगर इसको देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब देखिए A1, व्हाट इज इट्स मीनिंग? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको अगर मैंने A of 1 लिखा, it is another notation, but meaning is the value of A at 1 means value of A is, A को हम सीक्वेंस बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस एट फर्स्ट पोजीशन जो कि है 1। A2 जो है उसको सफिक्स में A2 लिखने के बजाय हमने A of 2 लिखा, तो ये हो जाएगा 1/2। A3 को हमने लिखा A of 3, तो ये बन जाएगा 1/3, लाइक दैट। अब ये जो नोटेशन है ये हमारे नोटेशन है। तो ए जो है वो सीक्वेंस है, और इसके ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर है वो उस सीक्वेंस के पोजीशन बता रहे हैं, और उसके इक्वल में जो वैल्यू है वो उस पोजीशन पे होल्ड की गई वैल्यू है। अरे सर ये तो फंक्शन के जैसा दिख रहा है। फंक्शन में हम लिखते हैं ना f(x), f(1), f(2), f(3), लाइक दैट, है ना। तो ये तो फंक्शन के जैसा नोटेशन दिख रहा है। तो एग्जैक्टली इसीलिए ए को अगर हम सीक्वेंस बोलते हैं तो ए इज अ फंक्शन। अब ए के अंदर 1 2 3 4 ऐसे ही वैल्यू आएंगे। 1/2, आधा, डेढ़, पौना तो नहीं आएगा, क्योंकि वो पोजीशन होती ही नहीं है।
एक बच्चा 3.5 पोजीशन पे खड़ा है, ऐसा नहीं होता है, या तो थर्ड या तो फोर्थ, बीच में पोजीशन होती नहीं है। तो इसलिए सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स रहेंगे, इसलिए अंदर जो आने वाला एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ये इसमें का एलिमेंट जब ए के अंदर जाएगा, जैसे कि a ऑफ 1, इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए इसका जो कोडोमेन रहेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स रहेगा। अब सीक्वेंस को आप a से डिनोट करो, b से डिनोट करो, s से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीज आर दी जस्ट नोटेशंस, नाम में क्या रखा है। तो सीक्वेंस को जो हम पहले इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से देखते थे ना, हमको समझ में आ गया कि भाई वो तो फंक्शन के हिसाब में भी लिख सकते हैं। द सीक्वेंस कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हुज फंक्शन को डोमेन रहता है, कोडोमेन रहता है, तो यहाँ डोमेन जो रहेगा वो नेचुरल नंबर्स रहेंगे और कोडोमेन जो है वो कुछ भी रहेगा। अब हम रियल सीक्वेंसेस पढ़ रहे हैं इसलिए हमको रियल नंबर लेने हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सीक्वेंसेस पढ़ोगे तो ये कोडोमेन को आपको रिप्लेस करना होगा सी से। अगर आप मंथ, ईयर में जितने मंथ रहते हैं तो यहाँ मंथ ऑफ ईयर लिखना पड़ेगा, तो A1 जनवरी आएगा, A2 फरवरी आएगा, A3 मार्च आएगा, लाइक दैट। तो हमारा मकसद जो है वो रियल सीक्वेंसेस को पढ़ना है, इसलिए हम रियल नंबर्स को रखेंगे पोजीशंस पे, दैट्स व्हाई दिस कोडोमेन इज आर। समझे? तो अभी देखो, अगर मान लीजिए कि आपकी सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, पहली पोजीशन 1 है, दूसरी 0 है, तीसरी 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, लाइक दिस सो ऑन। अब यहां पर और एक डिफरेंस हमारे समझ में आता है कि this sequence containing only two elements 1 and 0, but they are repeating in the alternate fashion. फर्स्ट पोजीशन 1 है, सेकंड 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, लाइक दैट। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ दो ही रियल नंबर यूज किए गए हैं, 1 and 0, है ना। तो यहां जब हम इस सीक्वेंस को ए नाम देते हैं तो इसका डोमेन तो n रहेगा और कोडोमेन जो रहेगा वो सिर्फ दो ही एलिमेंट रहेंगे, 0 and 1, 0 and 1। अब आप जानते हो कि कोई भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी रहता है, तो हाउ मेनी मैपिंग्स यू कैन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो उसका आंसर रहता है दैट कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोडोमेन रेज्ड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स यू कैन डिफाइन, अलग अलग मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पर एक सीक्वेंस है जिसका डोमेन n है और ये है 0 and 1, तो कितने ऐसे मैपिंग आप डिफाइन कर सकते हो जिसके एलिमेंट 0 and 1 ही रहेंगे। तो ये एक हो गया 0 0 0 0, ये दूसरी हो गई 1 1 1 1, ये तीसरी हो गई 1 0 0 1 1 0 0 1, मतलब हाउ मेनी मैपिंग्स, जिसको हम सीक्वेंस बोलेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, डोमेन n है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में यार कितने एलिमेंट होते हैं, तो कोई बोलेगा इनफिनाइट, है ना, लेकिन इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, काउंटिंग भी चालू है और वो रुक भी नहीं रहा है, तो इनफिनाइट भी है और काउंटिंग भी होता है, तो इसमें काउंटेबल इनफिनाइट नंबर्स है। एंड काउंटेबल इनफिनाइट नंबर्स आर डिनोटेड बाय LF नॉट, ये LF नॉट का सिंबल है। एंड द बेयर कैटेगरी थ्योरम विल गिव यू द नॉलेज 2 raised to LF नॉट इज इक्वल टू C। और ये C है, C फॉर कैट? नो, C इज नोटेशन टू डिनोट अनकाउंटेबल इनफिनाइट नंबर्स, जो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के सेट में कितने रियल नंबर्स रहेंगे? अनकाउंटेबल इनफिनाइट, इनफिनाइट है और काउंट भी नहीं कर सकते इतने, और नेचुरल नंबर भी इनफिनाइट है बट काउंटेबल, समझे? तो ये नॉलेज भी हमें सीक्वेंस को फंक्शन कंसिडर करने से मिलता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि जिस सीक्वेंस में 0 और 1 एलिमेंट रहेगा, ऐसे कितने सीक्वेंसेस आप डिफाइन कर सकते हो। तो आपको सीक्वेंस को मैपिंग में लिखना होगा। सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर रहता है
और आपकी एलिमेंट जो है वो सिर्फ 0 और 1 है, मतलब 2 है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस वी कैन डिफाइन हैविंग एलिमेंट 0 एंड 1 आर 2 raised to LF नॉट, एंड 2 raised to LF नॉट का वैल्यू होता है C। तो आंसर रहेगा अनकाउंटेबल sequences we can define whose elements are either 1 or 0। तो ये नॉलेज हमको मिलने के लिए या ये प्राप्त करने के लिए we need the modify concept in terms of functions। तो what is sequence? Sequence is a function from set of natural number to set of real numbers। तो ये बात यहां पर क्लियर होगी। अब अगला जो कंसेप्ट है वो ये है कि मान लीजिए मैंने आपको सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस आप कुछ भी ले लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फिर दूसरा है 2/3, फिर तीसरा है 2/9, फिर फोर्थ है 2/27 एंड सो ऑन। नाउ यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन जो है वो A1 से डिनोट करो, S1 से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। S1, this is the first term of the sequence and the value of that first term is 2. S2, second position of the sequence, that is 2/3, like that. Now what we are doing, ये S1, S2, S3, S4 and ये so on ऐसे चल रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस सीक्वेंस के सारे टर्म न लेकर कुछ टर्म को लेकर एक नई सीक्वेंस बना रहा हूं। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट टर्म लिया 2, सेकंड टर्म को लिया ही नहीं मैंने, थर्ड टर्म लिया 2/9, फिर मैंने आगे की 2/81 लिया, लाइक दैट। मतलब सीक्वेंस में जितने टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स लेने के बजाय सीक्वेंस के कुछ टर्म मैंने डिलीट कर दिए और कुछ लिए, तो हमने एक नई सीक्वेंस बनाया। अब ये सीक्वेंस के एलिमेंट तो ओरिजिनल सीक्वेंस से ही आए, है ना। तो यहाँ जो S1 था वो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आया, लेकिन यहाँ जो S3 था वो यहाँ सेकंड पोजीशन पे आया। तो इसको हम बोलते हैं सब सीक्वेंस, सीक्वेंस के टर्म लेकर और एक बनाई गई सीक्वेंस। तो इसको नोटेशन देखिए, अगर मैं S1 से ही डिनोट करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, S1 S3 ऐसा नहीं। सीक्वेंस में तो 1 2 3 होना चाहिए, भले वो थर्ड पोजीशन से आया है यहाँ से। तो यहाँ हम उसको लिखेंगे SN1, SN2, SN3, लाइक दैट। तो यहाँ N1 का मतलब इक्वल टू 1 है, यहाँ N2 का मतलब वो 3 है। 3 मतलब समझ रहे हैं आप, ये सीक्वेंस में उसकी सेकंड पोजीशन है N2, बट वो ओरिजिनल सीक्वेंस में थर्ड पोजीशन पे था। तो ये जो सफिक्स का सफिक्स जब आ जाता है SN3, इसका मतलब ये होता है कि SN जो है ये ओरिजिनल सीक्वेंस थी, ये नोटेशन होता है सीक्वेंस का S1 S2 S3, और उस सीक्वेंस में की कोई टर्म अलग से लेकर आपने एक नई सीक्वेंस बनाई, और वो नई सीक्वेंस की थर्ड टर्म ये है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसा ये सेकंड पोजीशन की टर्म है नई सीक्वेंस की, बट वो एक्चुअली ओरिजिनल में थर्ड पोजीशन पे थी। लेकिन जब भी हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही काउंट होता है। तो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट इज ओनली कि एक ओरिजिनल सीक्वेंस रहेगी, उसमें से आप कुछ टर्म को डिलीट करोगे, कुछ टर्म को कंसिडर करके एक नई सीक्वेंस बनाएंगे। दैट न्यू सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब सीक्वेंस है? तो इसलिए उसका नोटेशन ऐसे दिया जाता है SN5। अगर S5 होता, सिर्फ S5, तो इसका मतलब होता सीक्वेंस है और उसकी फिफ्थ टर्म है। लेकिन SN5 से हमको ये नॉलेज प्राप्त होता है कि वहां कोई एक सीक्वेंस ओरिजिनल है SN, और उस SN की एक सब सीक्वेंस तैयार की गई है, मतलब उसमें के कुछ टर्म्स लेके, कौन से लिए पता नहीं है, और वो जो नई सब सीक्वेंस बन गई, तैयार हो गई या हमने बनाई, वो सब सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म ये है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब सीक्वेंस। तो ये भी हमें कंसेप्ट जरूरी है, तो इसको भी आप याद रखिए, सब सीक्वेंसेस ऑफ रियल सीक्वेंसेस। ठीक है, ओके।
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइप्स कितने रहते हैं। कि मान लीजिए सीक्वेंस है, उसमें आपने काउंट किया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, बस खत्म, उसके आगे टर्म है ही नहीं। अरे ये तो बहुत ही गई गुजरी सीक्वेंस है, मतलब इट इज हैविंग ओनली फाइनाइट टर्म्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ओनली 3 टर्म्स, 100 टर्म्स भी हो सकते हैं, बट इसमें रुकेंगे आप कहीं ना कहीं काउंट करते। दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सीक्वेंस। Means if the number of elements, if the number of elements are finite, or number of terms we can say, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, number of terms in the sequences are finite, that is called as a finite sequence. एंड इसको अगर हमने कॉमा देके डॉट 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 कर दिया तो आप ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो ये बढ़ता जाएगा अप टू इंफिनिटी। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यू कैन से इजीली देयर आर इन्फिनाइट टर्म्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इन्फिनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, इन्फिनाइट सीक्वेंस एंड फाइनाइट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में देखिए, अगर मैंने एक सीक्वेंस लिखा 1 0 0 1 0 0 1 लाइक दैट, तो इसमें कितने टर्म्स है, इन्फिनाइट। तो ये इन्फिनाइट सीक्वेंस हो गया, लेकिन दो ही नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, 1 0। तो इसलिए जब इस सीक्वेंस का आप सेट बनाएंगे, सेट ऑफ सीक्वेंस या सेट ऑफ टर्म्स, लेकिन सेट की खास बात क्या होती है, उसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां आपको खाली लिखना पड़ेगा 0 एंड 1। तो सीक्वेंस में और सेट में यही अंतर है कि सेट में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब 0 1 लिखिए या 1 0 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज जस्ट कलेक्शन। तो सेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कोई मायने नहीं रखती है, सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले पोजीशन पे यही चाहिए, सेकंड पोजीशन पे यही चाहिए। दूसरी बात, सेट में रिपीट जो एलिमेंट होता है वो एक बार ही लिया जाता है, सेकंड टाइम नहीं लिया जाता, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, बट सीक्वेंस में रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है सेट और सीक्वेंस। आप सीक्वेंस का सेट बना सकते हो और सेट के एलिमेंट को लेके सीक्वेंस भी बना सकते हो, बट मैथमेटिकली उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है इन्फिनाइट सीक्वेंस में कि अगर कोई सीक्वेंस है, जैसे कि मान लीजिए 1 1/2 1/3 1/4, फिर उसकी nth टर्म रहेगी 1/n, उसके आगे की टर्म रहेगी 1/n+1 एंड सो ऑन। ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, जिसकी nth टर्म 1/n है। तो इसको डिनोट किया जाता है nth टर्म से, तो Sn इज इक्वल टू 1/n। ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है इन टर्म्स ऑफ n, और इस सीक्वेंस को आप डिनोट करेंगे इस ब्रैकेट के जरिए। तो करली ब्रैकेट एक रहेगा और उसमें वो Sn nth टर्म रहेगी, एंड दैट इज इक्वल टू योर 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस है। अब ये डॉट 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 मतलब इसका मीनिंग क्या, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रुकेगा नहीं। मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इनफिनाइट। तो फिर सर इसमें प्रॉब्लम या क्यूरियोसिटी ये है कि ये टर्म्स जो आगे आगे जा रहे हैं, अब मैं तो लिख नहीं पाऊंगा सारे टर्म्स बिकॉज दे आर इनफिनाइट। तो मुझे क्यूरियोसिटी है कि आगे जाके जब इनफिनाइट पे ये सारे टर्म्स कितने होंगे, या आखिर की जो टर्म होगी, आखिर तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि एंड तो होगा नहीं इसका, तो दीज टर्म्स मतलब कैसे बिहेव करेंगे आगे जाके। तो इनिशियल के या nth टर्म को देखकर प्रिडिक्ट करना कि इनफिनाइट पोजीशन पे इस सीक्वेंस का क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ दैट सीक्वेंस। अब आगे जाके पता चला कि आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हो वैसा वो जो टर्म्स है सीक्वेंस के, वो किसी एक नंबर के नजदीक जा रहे हैं। एक नंबर फिक्स है, उसके नजदीक 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 जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं जा रहे, उसकी तरफ ही कॉन्वर्ज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दैट फिक्स नंबर जिधर ये सीक्वेंस के टर्म्स अप्रोच हो रहे हैं,
that number is called as limit of that sequence. लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस. तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब टेंडिंग इंफिनिटी है तो उसको हम लिखते हैं लिमिट एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो ये Sn की टर्म किस नंबर की तरफ जाएगी, तो दैट नंबर इज सपोज L, तो ये नंबर जो है उस सीक्वेंस का लिमिट कहलाएगा. तो इसका मतलब ये होता है कि when n is larger then the term of that sequence is very closer to a fixed number. That fixed number is denoted by L. That fixed number is called as the limit of the sequence. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि n जब बढ़ा लेंगे हम, इन्फिनिटी मतलब बढ़ाते जाएंगे, तो Sn मतलब टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस और ये फिक्स नंबर का अंतर, मतलब ये नजदीक नजदीक जा रहा है, ये L है, और ये सीक्वेंस के टर्म जैसे जैसे n बढ़ रहा है ये धीरे धीरे इसके करीब जा रहे हैं. तो देखिए ये टर्म्स है और ये फिक्स नंबर है, ये नजदीक जा रहे हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है. मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड दैट फिक्स नंबर, ये डिस्टेंस हो गया मॉड. एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम, रियल नंबर पे ले रहे हैं, इसलिए it is very small when n tending to infinity. तो इस नोटेशन को इस भाषा में हम समझेंगे कि when n is going to large and larger then that Sn term of the sequence is very close to L. Very close to L means the distance between the term and the fixed number is smaller. इतना स्मॉलर कि आप एक स्मॉलर पॉजिटिव नंबर लेंगे जिसको हम इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, उससे भी छोटा हो जाएगा. और ये कब पॉसिबल होगा, जब फॉर ऑल n बढ़ते जाएंगे मतलब टेंडिंग टू व्हाट, इंफिनिटी. अभी इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा हमें इप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन में, तो वो हम देखेंगे बाद में, बट ये कंसेप्ट है. अब इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देके. अब मान लीजिए आप एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ एक फर्स्ट स्टूडेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे स्टूडेंट्स है, छोटे छोटे बच्चे हैं. ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं. ये समझने के लिए कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ये ऐसा बहुत बड़ी लंबी लाइन है जिसको काउंट ही नहीं कर सकते. तो ये सीक्वेंस और ये ऐसे इस डायरेक्शन में धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं, और यहाँ इनके रास्ते में एक जो है एक स्टेज है, और इस स्टेज पर खड़े हैं सलमान खान. यहाँ ऐसे खड़े हैं, बस खड़े हैं. अब जैसे ही ये फर्स्ट बच्चा यहाँ आएगा, ये इस इंसान को देखेगा, बट ये बच्चा बहुत शरीफ है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है कौन सलमान खान, क्या उसने उनको पहचाना नहीं, तो वो ये बॉर्डर से उनको देखेगा और आगे चला जाएगा. दूसरा बच्चा भी आया, उसने भी देखा कोई तो खड़ा है, वो चला गया. पहले 8, 9, 10 बच्चों को समझ में नहीं आया ये कौन है, तो वो चले गए अपने अपनी डायरेक्शन के आगे बढ़ते गए. लेकिन 10 बच्चे गुजरने के बाद इस लाइन से 11 नंबर पे जो बच्चा आया, उसने इसको देखा और ये बोला अरे ये तो हीरो है, तो ये सीधे नहीं जाएगा, ये हीरो की तरफ अप्रोच करेगा. और ये 11th नंबर का स्टूडेंट जब यहाँ अप्रोच करेगा तो उसके पीछे के सब लोग भी बोलेगा अरे सलमान खान. तो ये सलमान खान जो यहाँ खड़े थे, इनके आसपास जो है ना सारे बच्चे जो है ना पूरी भीड़ कर देंगे. बीच में सलमान खान फंस गए और सारे बच्चे बोल रहे ओ सलमान खान ऑटोग्राफ दो, ये दो, वो दो. तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ फाइनाइट टर्म्स वैसे ही चले गए, लेकिन बचे हुए सारे इनफाइनाइट टर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इस इंसान में है. इसलिए ये इंसान इस सीक्वेंस का लिमिट कहलाएगा, क्योंकि उस इंसान ने सीक्वेंस के कुछ टर्म छोड़ के बाकी के सारे टर्म्स को अपने इर्द गिर्द नेबरहुड में, नेबरहुड वर्ड आएगा, जमा कर दिया.
तो जब कोई एक नंबर सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म छोड़कर बाकी सभी इनफाइनाइट टर्म्स को अपने आसपास लेने की क्षमता रखता है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। अब कुछ नंबर छूट गए, फिर वो 10 छूट सकते हैं, 15 छूट सकते हैं, फाइनाइट नंबर चले जाएंगे, या हो सकता है एक ही छूटे और बाकी सब इर्द गिर्द आ जाए, ये भी पॉसिबल है, या कोई छूटे ही नहीं, ये भी पॉसिबल है। तो बोलने का मतलब ये है कि वो कितने छूटेंगे ये हमको पता नहीं है, मतलब जो नेबरहुड में नहीं आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन बचे हुए सारे इन्फिनाइट टर्म्स उसके आसपास। तो अब मान लीजिए कि एक ये हमारी रियल लाइन है, और इस रियल लाइन पे यहाँ 0 है, और एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस के समझो पहले 100 टर्म्स जो है इसके नेबरहुड में नहीं आ रहे, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जाने दो। लेकिन 100 के बाद जितने भी टर्म्स सीक्वेंस में थे इन्फिनाइट टर्म, वो सारे टर्म्स इसके, ये देखिए 0 जो यहाँ बीच में बैठा है इसके आसपास आपको दिख रहे हैं। ये एक हम नेबरहुड तैयार करते हैं, है ना, उसके बीच में आपको जमा होते हुए दिख रहे हैं। तो इस नंबर में, ये 0 नंबर में वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो पावर है कि वो उस सीक्वेंस के इन्फिनाइट टर्म्स को छोड़ के इन्फिनाइट टर्म्स को अपने आजू बाजू में वो अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, या उसमें वो कैपेसिटी है। तो उस नंबर को, उस सीक्वेंस का हम लिमिट बोलते हैं। जैसे कि हमने सीक्वेंस लिया Sn जिसकी nth टर्म है 1/n, और उसका हमने लिमिट लिया, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो लिमिट के एग्जाम्पल से सॉल्व होगा 0। तो ये 0 जो है इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट सीक्वेंस। कीप इन माइंड, जो लिमिट आते रहता है सीक्वेंस का, जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस का मेंबर रहे, वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। मतलब वो उस सीक्वेंस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वो नंबर में इतनी क्षमता होती है कि इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस को वो अपने नेबरहुड में समा सकता है। दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हम ऐसे लिमिट लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब n बहुत बहुत लार्ज होता जाएगा तो ये टर्म जो है, ये टर्म 1/n सीक्वेंस की टर्म और 0 ये नजदीक नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे मीन्स उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। डिस्टेंस कम होगा मतलब इट इज वेरी 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 स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। और ये स्मॉल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे जो 5th लेटर है ग्रीक का, दैट इज epsilon. I will write here epsilon, and that is denoted by this notation. This is epsilon. तो what is epsilon? Epsilon is जैसे infinite है ना, ये होता है ना, ये क्या होता है, infinity. Infinity का ये सिंबल है, it represent a very huge quantity beyond the imagination, बहुत बड़ी की जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन लार्जर। epsilon उसके अपोजिट है, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंड द स्मॉलेस्ट, इतनी स्मॉल कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहां भी देखो आप इमेजिन नहीं कर सकते, बट ये सबसे बड़ी और यहां सबसे छोटी। तो इट रिप्रेजेंट अ वेरी वेरी द स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर। तो इसका इस्तेमाल हम यहां करेंगे स्मॉल की जगह पर। तो अब हम पहुंच गए हैं इसको डिफाइन करने के लिए कि अगर कोई सीक्वेंस है और उसको लिमिट एल है तो हाउ वी कैन डिफाइन दैट। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इसको हमको डिफाइन करना है मैथमेटिकली, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सीक्वेंस that is denoted by like this Sn। चाहे तो आप यहाँ 1 to infinity भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो चलेगा, we know that it is infinite sequence। a sequence Sn is said to have limit L if that is very important, if for given epsilon greater than 0,
अब ये क्या होता है फॉर गिवन इप्सिलॉन, ये मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको सीक्वेंस दी जाएगी एंड यू वांट टू फाइंड इट्स लिमिट, तो आपको खुद को एक इप्सिलॉन डिसाइड करना है। अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने हर एक को बोला कि आप एक इप्सिलॉन डिसाइड कर लो, इप्सिलॉन मतलब शर्त ये है कि वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बच्चा इप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 सपोज करेगा, दूसरा स्टूडेंट 1/100 सपोज करेगा, तीसरा स्टूडेंट 1/1000 सपोज करेगा इप्सिलॉन, चौथा जो है 1/10⁵ मतलब इप्सिलॉन का सिलेक्शन इज इन यूर हैंड, इसलिए उसको बोला फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मींस ये इप्सिलॉन जो भी होगा पॉजिटिव एंड स्मॉलर, जितना स्मॉल लेना है आप लीजिए, दैट इज योर चॉइस। या आपके हाथों में है कि इप्सिलॉन कितना लेना है, शर्त है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए और स्मॉल, जितना स्मॉल ले सकते हो लीजिए, बट लेना आपको है। फिर आप बोलेंगे कि सर सीक्वेंस तो एक ही है, पूरे क्लास को दिया है और क्लास में 50 बच्चे, हर बच्चे ने इप्सिलॉन अलग अलग लिया, तो फिर लिमिट चेंज होगा क्या? लिमिट चेंज नहीं होगा, लिमिट चेंज नहीं होगा। क्या होगा, अगर एक स्टूडेंट ने इप्सिलॉन 1/10 लिया, तो मैंने बोला था कि कुछ फाइनाइट टर्म्स छूट जाएंगे उस सीक्वेंस में और वो छोड़ के बाकी के सारे इन्फिनाइट टर्म्स उसके नेबरहुड में आ जाएंगे। तो वो जो छूटने वाले टर्म्स की नंबर है वो आपके इप्सिलॉन पे डिपेंड है। आप किसी ने 1/10 इप्सिलॉन लिया तो उसके मान लीजिए 50 टर्म छूट गए और बाकी के सब उसके नेबरहुड में आ गए। किसी ने इप्सिलॉन 1/100 लिया तो उसके 25 टर्म 25 टर्म्स छूट जाएंगे, बाकी के सब उस नेबरहुड में आ जाएंगे। किसी ने इप्सिलॉन 1 मतलब ये होता है सिंपल कि इप्सिलॉन का सिलेक्शन आपका है, आपकी मर्जी, जो इप्सिलॉन आप ले सकते हो, लेकिन वो लेने के बाद आपको उस टर्म के कुछ टर्म्स छूटेंगे, फाइनाइट टर्म्स नेबरहुड में नहीं आएंगे, उनको छोड़ दो, लेकिन बचे हुए सारे इनफाइनाइट टर्म जो है वो उस आपने जो इप्सिलॉन लिया उसके वजह से जो नेबरहुड बनेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका ये लाइन है, यहाँ एल है, वो लिमिट है आपका, और आपने इप्सिलॉन लिया, तो एक स्टूडेंट ने 1/10 इप्सिलॉन लिया तो उसका नेबरहुड ये बनेगा, ये रेडियस जो बनेगी 1/10। दूसरे स्टूडेंट ने 1/100 लिया तो उसका जो नेबरहुड है थोड़ा बड़ा, नहीं 1/100 तो और छोटा होगा, है ना, तो ये 1/100 उसका और छोटा बनेगा, 1/1000 और छोटा बनेगा। मतलब आप कौन सा इप्सिलॉन ले रहे हो उसके उतनी रेडियस लेके वो ये लाइन पर आप एल निकालोगे, आप इप्सिलॉन कुछ भी ले लो, उतना डिस्टेंस इधर एक मार्क करोगे, उतना डिस्टेंस इधर एक मार्क करोगे, तो ये बन जाएगा एल प्लस इप्सिलॉन, ये बन जाएगा एल माइनस इप्सिलॉन। तो ये आपका इंटरवल जो है एल माइनस इप्सिलॉन टू एल प्लस इप्सिलॉन, ये इंटरवल को हम बोलेंगे एल का नेबरहुड। और उस नेबरहुड में सीक्वेंस के कितने टर्म आनी चाहिए, एक्यूमुलेट होनी चाहिए, इनफाइनाइट। 2-4 छूट जाएंगे पर फाइनाइट टर्म को छोड़ के उस पर कोई ये नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स अगर इसमें आ गए, इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गए, तो एल के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एल इज द लिमिट। तो इसको अभी फॉर्मल डेफिनेशन में लिखना है, सीक्वेंस एस एन इज सेड टू हैव लिमिट एल इफ फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अभी ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि हमको डेफिनेशन कंप्लीट करना है। इरेज दिस, ओके। गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपके हाथों में है इप्सिलॉन का सिलेक्शन, आप जो मर्जी आए वो इप्सिलॉन ले सकते हो। अब हम लेते हैं आगे का, तो क्या होगा, इप्सिलॉन लेने से देयर एग्जिस्ट, आप जो इप्सिलॉन लेंगे उस हिसाब से देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट, अब इसका क्या मीनिंग है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट ने इप्सिलॉन की वैल्यू 1/10 लिया तो उसके सीक्वेंस के 50 टर्म छोड़ के बाकी के सारे टर्म नेबरहुड में आ गए, तो वो जो 50 नंबर मैं बोल रहा हूं 50, वो रहता है ये नंबर कि कितने छूटेंगे टर्म्स, समझे आप।
किसी ने 1/100 लिया एप्सिलॉन की वैल्यू, तो हो सकता है उसके 20 टर्म ही फाइनाइट टर्म छूटे और बाकी के सारे टर्म उसके नेबर, तो वहां इस n की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो इसीलिए whenever you select one epsilon, then you must get a positive integer that is denoted by n such that क्या होना चाहिए कि ये नंबर के आगे के सारे टर्म, जैसा कि मैंने एप्सिलॉन 1/10 लिया और मेरे 50 टर्म छूट रहे हैं, तो 50 के आगे के टर्म, मतलब ये अगर n 50 हो गया तो 51, 52, 53 से लेके अप टू इन्फिनिटी, ये सारे टर्म्स कहाँ रहेंगे, उसके नेबरहुड में रहेंगे, मतलब वो उस L के नजदीक जाएंगे। L के नजदीक जाएंगे मतलब वो टर्म का और L का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा मतलब वो इप्सिलॉन से छोटा होगा, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड L इज लेस देन इप्सिलॉन। अब लेस देन इसका मीनिंग क्या होता है कि ये टर्म है सीक्वेंस का और ये नंबर है, इसके बीच का डिस्टेंस कम 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 होते जा रहा है, मतलब टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज वेरी 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 क्लोज टू L, अप्रोच कर रही है L की तरफ, टच नहीं कर रही है बट वेरी वेरी क्लोज टू L। तो ये मीनिंग यहाँ पर हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। और whenever n, ये जो सीक्वेंस का सफिक्स है कि कौन से टर्म L के नजदीक जाएंगे, तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर। तो मान लीजिए यहाँ पर समझने के लिए मैंने कहा कि इप्सिलॉन आपने 1/10 लिया और आपको पता चला कि 50 टर्म्स 1 to 50 S1 S2 S3 S50 ये उसके नज़दीक नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 और 51 के आगे के सारे टर्म्स इस इप्सिलॉन के लिए ये L के नज़दीक जा रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि Sn माइनस L इज लेस देन इप्सिलॉन व्हेनेवर या फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 51। तो इससे क्या नॉलेज मिला, इससे ये नॉलेज मिला कि जब आप इप्सिलॉन 1/10 लेंगे तो S1 S2 अप टू S50 ये 50 टर्म्स इनिशियल के इसको ओबे नहीं कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ठीक है ना, फाइनाइट टर्म्स नहीं कर रहे छोड़ दीजिए, लेकिन उसके आगे के टर्म देखिए 51 से लेके 52, 53, 54 और उसके आगे के अप टू इन्फिनाइट टर्म्स सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब सारे टर्म्स L के नजदीक जा रहे हैं और L के नेबरहुड में जा रहे हैं, और वो L एक ऐसा फिक्स नंबर है और यही तो डेफिनेशन है लिमिट की, इसलिए L को हम बोलते हैं लिमिट। अब इप्सिलॉन सेम सीक्वेंस को किसी ने इप्सिलॉन 1/100 लिया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने, तो हो सकता है उसका जो कैपिटल N है वो 20 आ जाए, तो यहाँ पर आपको 21 के आगे की नंबर आगे के टर्म्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन इज, अगर आपको शो करना है, प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस का लिमिट L है, तो आपको सबसे पहले इप्सिलॉन लेना होगा। इप्सिलॉन की वैल्यू नहीं भी लिए तो चलेगा, सिर्फ इप्सिलॉन बोल दीजिए आप जनरल वे में। फिर वो इप्सिलॉन लेने के बाद उस इप्सिलॉन पर डिपेंड एक कैपिटल N आपको मिलना चाहिए, नहीं मिला तो फिर ये सीक्वेंस को लिमिट नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, और वो एग्जिस्ट तभी होगा जब इप्सिलॉन लेंगे, तो वो बोलेगा आपको पहले इप्सिलॉन लीजिए आप, तो जो इप्सिलॉन आप लेंगे उस पर तय होगा कि कैपिटल N क्या आएगा, और फिर वो आगे क्या करेगा कि वो कैपिटल N के आगे के सारे नंबर्स के टर्म्स, मतलब कैपिटल N अगर 20 आया तो 20 टर्म छोड़ देना है, 21th टर्म और उसके आगे के सारे टर्म ने ये कंडीशन उस इप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर करती है तो ये L लिमिट हो जाएगा, नहीं करती है तो नहीं हो जाएगा। तो नहीं होने के लिए देखिए आपने सीक्वेंस लिया एंड यू वांट टू शो दैट उसका लिमिट L है, तो आपको पहले इप्सिलॉन लेना पड़ेगा, आप जो भी इप्सिलॉन लेंगे, लेकिन इप्सिलॉन लेने के बाद पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N आपको मिल ही नहीं रहा है कि जो इस तरीके का स्टेटमेंट सेटिस्फाई करे, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो मिल ही नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा N है ही नहीं जो ऐसा करेगा, है ही नहीं, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा डेफिनेशन को, तो उस केस में आप उस L को लिमिट नहीं बोलोगे।
तो लिमिट अगर बोलना है तो आपको इप्सिलॉन लेना पड़ेगा। इप्सिलॉन लेने के बाद उसका एक पॉजिटिव इंटीजर आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उस इंटीजर के आगे के सारे टर्म्स ने ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप उस एल को लिमिट बोलोगे। अब इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि शो दैट लिमिट ऑफ सीक्वेंस whose nth term, सीक्वेंस की nth term, whose nth term is 1 by n is 0, इसका लिमिट 0 है, ये आपको शो करना है। तो यहाँ पर Sn जो है वो 1 by n है, nth term ऑफ द सीक्वेंस। L आपको प्रूव करना है 0 है, L मतलब लिमिट का सिंबल था और वो 0 प्रूव करना है ना। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे? इप्सिलॉन से। अगर आप लिमिट डायरेक्ट ले लेते हो, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn 1 by n है, तो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 by n, नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये तो हो गया। बट ये नोटेशन स्टैंडर्ड लिमिट के डेफिनेशन में, हमें इप्सिलॉन में अगर प्रूव करना है तो कैसे करना होगा? तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा टेक इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये आपको लेना ही है। इसकी वैल्यू लीजिए 1/10, वो हम बाद में देखेंगे पर्टिकुलर वैल्यू लेके, फिलहाल जनरल इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इप्सिलॉन लेने के बाद यू आर सर्चिंग n, आपको n मिलना ही चाहिए। देयरफॉर वी मस्ट गेट a positive integer, or we must find a positive integer capital N such that mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n। ये सेटिस्फाई करने वाला n आपको ढूंढ के निकालना है। मिला तो L लिमिट हो जाएगा, नहीं मिला तो नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब ये अगर सेटिस्फाई होने वाला n निकालना है तो आपने क्या करना है, इसको लेना है। कंसीडर दैट इनइक्वालिटी mod Sn minus L less than epsilon। What is Sn? Sn तो आपको दिया था 1 by n। What is L? 0 less than epsilon। तो क्या हो गया ये mod 1 by n, n इज अ नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो आप इसको 1 by n लेस देन इप्सिलॉन लिख सकते हो, है ना। तो आप ऐसा लिखोगे, फिर आप रेसिप्रोकल करोगे 1 by n का, तो हो जाएगा n, ये हो जाएगा 1 by इप्सिलॉन। और जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये हो जाएगा लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूरी है, या इसके वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो इप्सिलॉन तो आपने लिया था, तो उस इप्सिलॉन का रेसिप्रोकल लीजिए आप 1 अपॉन इप्सिलॉन, और उस रेसिप्रोकल से बड़ा कोई भी इंटीजर आप लीजिए। देयरफॉर वी मस्ट टेक कैपिटल N जो हमें चाहिए था ग्रेटर देन 1 by इप्सिलॉन। 1 by इप्सिलॉन से बड़ा कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वो यहाँ पर काम करेगा। ये n मिल गया आपको। 1 by इप्सिलॉन से बड़ा कोई भी लीजिए। अगर आपका इप्सिलॉन 1 by 10 है, मान लीजिए यहाँ आपने इप्सिलॉन 1 by 10 लिया, तो उसका रेसिप्रोकल 10 आएगा। तो 10 के आगे का नंबर 11, 12, 13, 14, 100 कुछ भी ले लीजिए, उसके लिए ये सेटिस्फाई होगा। तो ये n की गारंटी होनी चाहिए कि हमको मिल रहा है। अगर इप्सिलॉन आपने कुछ भी लिया और n मिल ही नहीं रहा है आपको, जो इस तरीके का स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता होगा, तो उस केस में आप बोलेंगे कि L उसका लिमिट नहीं है। चलिए, L को लिमिट बनने के लिए इप्सिलॉन लेना है। इप्सिलॉन लेने के बाद ये सारी चीजें इस सीक्वेंस में लिखना है। और देखिए यहाँ पे n मिल रहा है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर फॉर गिवन जो हमने लिया था इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट, मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट, वो हमने चेक भी किया, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n जो होगा 1 by इप्सिलॉन से बड़ा कोई भी नंबर, such that mod Sn minus L less than epsilon for all, या whenever लिखिए स्मॉल n greater than or equal to capital N।
ये हो गया, इसलिए लिमिट ऑफ एस एन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज एल। तो आपका जो लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन था 1/n और एल तो जीरो आपने कंसिडर किया, जीरो। अब आप कहेंगे कि सर अपने काम करते हैं, ये तो जीरो इसका लिमिट था, तो आप उन जीरो को छोड़ के दूसरे नंबर को इसका लिमिट बोल देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कुछ होता है क्या। मतलब जीरो को अलावा हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस का लिमिट 1 है, 1 तो है नहीं, लेकिन हम बोलते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो अभी मान लीजिए कि हमको एल की वैल्यू हमने 1 ली और एस एन की वैल्यू हमने ली 1/n, ठीक है। तो पहले लेंगे हम टेक इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर वी मस्ट फाइंड कैपिटल N such that mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n, ये हमको ढूंढ के निकालना है। तो कंसीडर किया हमने, कंसीडर दिस Sn माइनस L लेस देन इप्सिलॉन, ठीक है। अब इप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर्टिकुलरली हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1/10 लिया हम, ठीक है। तो अब आपका Sn है 1/n, L है 1 और लेस देन 1/10। और याद रखिए अब आपको यहाँ n ढूंढ के निकालना होगा यहाँ से सॉल्व करके। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1/n है, -1 है, तो इसका आंसर में भी निगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये 1/2 1/3 लेंगे तो ये 1 से छोटे क्वांटिटी आएंगे, छोटा माइनस जो बड़ा रहता है वो नेगेटिव आंसर देता है, उसका मॉड मतलब पॉजिटिव होगा। तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो, या आपको पता है कि ये अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज निगेटिव ही आने वाली है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है ना। 1/2 1/3 1/4 ये सारे फ्रैक्शंस 1 से छोटे रहते हैं, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा, तो उस निगेटिव को मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। इसलिए हम इसकी वैल्यू लेंगे 1 - 1/n पॉजिटिव, एंड इट इज लेस देन 1/10। फिर क्या होगा, फिर होगा जैसे कि इसको कैसे करेंगे, 1 को इधर भेजते हैं तो ये इधर बचेगा -1/n लेस देन 1/10 -1, तो ये बनेगा 1/n लेस देन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -9। अब माइनस माइनस दोनों का कैंसिल करोगे तो फिर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन। फिर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो n देखो n ये हो जाएगा 10/9, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के बाद ये फिर रिवर्स हो जाएगा, यही गड़बड़ हो गई। हमें चाहिए था ये ऐसा, मतलब हमें यहां पर मिलना चाहिए था स्मॉल n ग्रेटर देन समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वो मिलेगा पॉजिटिव n। लेकिन यहां पर आपका स्मॉल n लेस देन दे रहा है, लेस देन रहा कि आपको कैपिटल N मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये लेस देन की वजह से आप ये बोल सकते हो कि वी कैन नॉट फाइंड सच अ पॉजिटिव इंटीजर n विच विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, वी कैन नॉट फाइंड दैट कैपिटल N। देयरफॉर अगर n नहीं मिल रहा है तो आप लिमिट जिसको बोल रहे हो वो उसका लिमिट नहीं हो सकता, इसलिए 1 इज नॉट अ लिमिट ऑफ 1/n सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 1/n। तो ऐसे फैशन में इसको हम लिखते हैं। और ये जो हमने लिखा था कि ये क्या लिखा था हमने, गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट positive integer capital N such that mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to n। ये जो इप्सिलॉन की डेफिनेशन है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये जो आप स्कूल या जूनियर कॉलेज से करते आए हो, ये स्टेटमेंट और ऊपर जो मैंने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, ये पूरा स्टेटमेंट एक ही है, समझ में आ गया। बट एनालिसिस करते वक्त ये सारी चीजें एप्सिलॉन में अगर हमको लिखनी है तो हमको वैसा लिखना होगा। तो मुझे लगता है कि इतना काफी हो गया। और अब जिस सीक्वेंस का लिमिट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जिसको एग्जिस्ट नहीं होता है लिमिट उसको क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा लिमिट हो सकते हैं क्या, फिर एक से ज़्यादा लिमिट रहेंगे, 1 भी लिमिट है 2 भी लिमिट है, ऐसा है तो उसको क्या बोलते हैं। तो वहाँ पर सीक्वेंस के टाइप्स आ जाएंगे,
जिसको लिमिट एग्जिस्ट होता है, यूनिक रहता है वो लिमिट, उसको बोलेंगे कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। जिसको लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होता है उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। फिर वो किधर डाइवर्ज हो रही है, इन्फिनिटी की तरफ हो रही है या माइनस, वो भी देखेंगे। और नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसको लिमिट तो एग्जिस्ट होता है बट दो लिमिट आते हैं, उसका लिमिट 1 भी है, उसका लिमिट 2 भी है, तो उसको फिर यूनिक नहीं रहेगा वो, दैट्स वाई उसको कॉन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। और लिमिट है इसलिए डाइवर्जेंट भी नहीं बोल सकते, तो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी जी, दो लिमिट में ऐसा पेंडुलम के जैसा घूमती है। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सीक्वेंसेस, वन इज कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो कॉन्वर्जेंट मतलब सीक्वेंस को लिमिट एग्जिस्ट होगा और वो एक ही लिमिट रहेगा, यूनिक, दैट इज कॉन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा, दैट इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और लिमिट एग्जिस्ट होगा बट वो यूनिक नहीं रहेगा, एक से ज्यादा लिमिट आएंगे, दैट इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ये सारी चीजें, उसके रिलेटेड थ्योरम्स, उसके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का। गुड बाय।